हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का। गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसा कि आज है सैटरडे और सैटरडे के दिन आप सबका मैं अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप पर स्वागत करता हूं। किस किस चीज के लिए? शाम को 4 बजे। बाकी क्लास होती है सुबह 9 बजे, तो शाम को 4 बजे क्लास ये क्यों होती है आप सबको पता है? एक बार मुझे बताएं, आवाज वगैरह आ रही है? क्योंकि हम इसी दिन करते हैं कॉम्बैट और एडिटोरियल दोनों का एनालिसिस। तो कॉम्बैट स्वाभाविक रूप से एक प्रकार का वीकली टेस्ट है जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों को मेरी तरफ से बिल्कुल मुफ्त दिया जाता है, बिल्कुल फ्री। इसका कोई भी चार्ज मैं नहीं लेता हूं और आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक हफ्ते में आपने मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ा और उस मंडे टू फ्राइडे में जो आपने पढ़ा उसका आप एक टेस्ट सुबह सुबह में, आप सबको पता होगा, अराउंड 7 to 8 PM के बीच में हमारी टीम, या चाहे टेलीग्राम चैनल हो चाहे हमारे जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सब में ये शेयर कर दिया जाता है। उस क्वेश्चन कॉम्बैट का आप प्रैक्टिस करते हैं, पूरा दिन आपको समय मिलता है। 6 क्वेश्चन होते हैं, 5 जीएस के, एक एसे का, और उसके बाद फिर हम उसका आंसर शाम को 4 बजे देते हैं। यानी हम यह जो हिंदू की क्लास है IQ IP केवल इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि आप पढ़ें और ये कोटा पूरा करें। हम इसलिए पढ़ाते हैं कि इससे आप मैक्सिमम आउटकम ले सकें, और मैक्सिमम आउटकम आता हमेशा टेस्ट देने से, प्रैक्टिस करने से। और इसीलिए इसका नाम है डेयर टू डिकोड, यानी डिकोड करिए अगर आप में साहस है तो। और सेशन 12 आप देख सकते हैं। और उसके साथ साथ स्वाभाविक है यूपीएससी टोरियल, नॉट एडिटोरियल, यानी यूपीएससी जो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन के एडिटोरियल होते हैं वो किसी भी रूप में डायरेक्ट आपके यूपीएससी के लिए उपयोगी नहीं होते। आप उठा करके पढ़िएगा, वो किसी के विचार हैं, किसी एक विषय विषय पर वो बायस्ड भी हो सकते हैं और किसी एक तरफ वो झुके हो सकते हैं, या तो बहुत आलोचना कर देंगे या बहुत समर्थन कर देंगे। तो इसीलिए हर एडिटोरियल को मैं IQ IP करता हूं और यूपीएससी टोरियल यानी उसको मैं यूपीएससी के अकॉर्डिंग ढालता हूं। इसीलिए एडिटोरियल इज इक्वल टू यूपीएससी टोरियल। यही है द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस बिजनेस लाइन समाचार पत्र की सबसे बड़ी खासियत जो मैं अपनी क्लास में कराता हूं। तो चलिए शुरू करें। आज है 13 दिसंबर और सबसे पहले किन किन विषयों पर? तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली जो न्यूज है जिस पर आर्टिकल आज कहीं नहीं आया है, बट ये न्यूज है जिस पर मंडे से आर्टिकल आना शुरू हो जाएगा, और वो न्यूज है आपके सामने स्क्रीन पर। कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। और ये मैं क्यों करा रहा हूं? एक तो ऑब्वियस है प्रीलिम्स के लिए हो गया, बट उसके साथ साथ जो विश्लेषक हैं, एनालिसिस करने वाले हैं, वो इसको बता रहे हैं वाटर शेड मूवमेंट बता रहे हैं। यानी ये जो इंश्योरेंस सेक्टर में 100% जो एफडीआई दिया गया है, यह एक प्रकार से वाटर शेड मूवमेंट है। तो वाटर शेड मूवमेंट क्या होता है? यानी जब पुरानी व्यवस्था को हम एकदम से बदल दें जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा हो, तो इसलिए इसको वाटर शेड मूवमेंट कहा जा रहा है। कि ये जो एफडीआई 100% किया गया है, पहले कितना था? पहले मेरे प्यारे बच्चों 74% था, अब इसको 100% कर दिया गया, तो कहा गया वाटर शेड मूवमेंट है। अब ये वाटर शेड मूवमेंट है अगर, तो हम क्यों पढ़ें? यानी एज यूपीएससी एस्पिरेंट है तो हम क्यों पढ़ें? ऑब्वियस है, हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इकोनॉमी के मेरे प्यारे बच्चों 3 सेक्टर हैं, आप सबको पता है, जिनसे हमारी जीडीपी बनती है। ठीक है? यानी प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी और टर्शियरी। टर्शियरी यानी सेवा क्षेत्र। तो ये सर्विस सेक्टर की एक एक्टिविटी है और हमारी इकोनॉमी में सर्विस सेक्टर का योगदान ही सबसे ज्यादा है, 50% एबव। तो इसलिए सर्विस सेक्टर से जुड़ा हुआ विषय है जिसका इंपैक्ट हर जगह है, केवल इंसान के जीवन से नहीं, एक किसान की खेती से भी। तो इस वजह से यह हमारे लिए तुरंत मतलब सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। इकोनॉमी में पहली यूनिट भारतीय अर्थव्यवस्था में संसाधनों को जुटाना, विकास, प्रगति, रोजगार, एक, और दूसरा मेरे प्यारे बच्चों उदारीकरण का, यानी एक प्रकार से उदारीकरण ही है। तो दोनों यूनिट्स के साथ यह कनेक्ट हो जाता है और ऑब्वियस है सरकारी नीतियों के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो यह गवर्नेंस के तहत भी आता है। और ऐसे ऐसे यानी जब हम किसी भी चीज को वाटर शेड मूवमेंट कहते हैं, यानी बहुत बड़ा बदलाव कहते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो निबंध में आता है कि भाई विजनरी डिसीजन है, यानी हमने एक अच्छा डिसीजन लिया। तो अच्छा डिसीजन है। अब कुछ भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर कुछ भी लिख रहे हैं, जैसा मैंने बताया विजनरी डिसीजन जैसे निबंध लिख रहे हैं, तो वहां पर आप इसको यूज कर लेंगे। तो पहला टॉपिक आपके सामने
ये बन करके आ रहा है जिस पर हम बातचीत करेंगे। अब दूसरा टॉपिक जो हम लोग बातचीत करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वो टॉपिक है कि एक इंटरव्यू था। आप कहेंगे सर आप इंटरव्यू क्यों क्यों दे रहे हैं, हम तो एडिटोरियल आपसे पढ़ते हैं। हम कहेंगे बच्चे अब थोड़ा सा हमको एक कदम आगे बढ़ाना होगा, यानी अगर हम लोग इस एंगल से, जिस एंगल से इस समय में पिछले कुछ समय से एडिटोरियल चूंकि रिपीट होते हैं, आप लोग एक बार कमेंट करिएगा, अक्सर आप देखते होंगे एडिटोरियल एक महीने में वही चीज 3-4 बार आ जाती है। और पहले मैं ये करा देता था कि भाई कोटा पूरा करना, नहीं कराऊंगा तो बच्चे क्या सोचेंगे, क्या मैं सही हूं कि नहीं। हर एक चीज रिपीट होती है, यानी आज वो चीज इंडियन एक्सप्रेस में है, अगर हिंदू में नहीं आई तो कल वो हिंदू में आएगी, और अगर आज हिंदू में है इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आई तो वहां आएगी, कल वही बिजनेस लाइन में आएगी। तो क्या हो रहा था, रिपीटिटिव कंटेंट आ रहे थे। आपको अक्सर मैं बच्चों ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, बच्चों ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, फिर भी मैं पढ़ाता था। तो अब मैंने सुर थोड़ा सा बदला। समय के साथ हर एक व्यक्ति को अपने अंदर चेंज लाना चाहिए। अब मैं जितने भी इंटरव्यूज होते हैं, जो भी न्यूज होती है, उसको खुद एडिटोरियल के रूप में कन्वर्ट कर देता हूं। तो ये एक इंटरव्यू छपा है एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक का, और ये इंटरव्यू में वो जो कह रहे हैं एक्सपोर्ट सेक्टर के बारे में कह रहे हैं, इंडिया के यानी इकोनॉमी में निर्यात की बात कर रहे हैं कि भारत हमारे लिए, यानी जो कंपनी के मालिक हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए सही जगह। यानी इस स्टेटमेंट से निकल करके आ रहा है कि यह जो व्यक्ति है, जो बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, कंपनी है, प्रेसिडेंट है एशिया पैसिफिक के, ठीक है ना, इनका नाम है रॉकवेल। और ये क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट एशिया पैसिफिक कंपनी है रॉकवेल ऑटोमेशन, इस कंपनी के ये प्रेसिडेंट है। और ये इन्हीं से पूरा इंटरव्यू द बिजनेस लाइन में पत्रकारों के द्वारा लिया गया। तो ये कह रहे हैं एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के एक बहुत बड़े अधिकारी, आप ऐसा समझिए, और वो ये बात कह रहे हैं कि जो भारत की धरती है, ये हमारे लिए मेक इन इंडिया, ये जो हमारा मेक इन इंडिया है, पीएलआई है, तो कह रहे हैं कि अब हम भारत में बनाएंगे और भारत में बना करके उसे बाहर बेचेंगे। आई होप आप समझ गए, यानी भारत की धरती, इनका कहना है कि सभी कंपनियों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में अब जानी जाएगी। और अगर ऐसा है तो भारत, अगर कंपनियां भारत में बना के भारत से माल बेचेंगी तो ऑब्वियस एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा तो हमारी जीडीपी में एक्सपोर्ट का हिस्सा शामिल होगा, यानी इकोनॉमी के 4 सेक्टर में जो हमारा चौथा सेक्टर है एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हम स्वाभाविक है निर्यात और आयात का अंतर निकालते हैं। तो हम जितना निर्यात करते हैं उससे कहीं ज्यादा आयात करते हैं, इसीलिए हम हमेशा डेफिसिट में रहते हैं। और चाइना के बारे में भी मैंने कल ही आप लोगों को आर्टिकल पढ़ा है, चाइना $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट कर रहा है। तो क्यों कर रहा है, बिकॉज आप वो विश्व की मैंने 3-4 रीजन बताया, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट कि विश्व की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। तो इनका स्टेटमेंट भी यही है कि भारत भी विश्व की मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बन रहा है। तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आज लिया, क्योंकि कल ही चाइना का पढ़ाया था, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है वो, और अब सिद्ध भी हुआ था। इनका स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत भी अब धीरे धीरे बन रहा है। तो भारत कैसे बन रहा है, यही विषय आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जब भी आप इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर लिखेंगे तो स्वाभाविक है इनका ये आज जो पूरा एनालिसिस यहां करूंगा वो बड़ा आपको मदद करेगा। आप कहेंगे सर कैसे मदद करेगा भाई इनका इंटरव्यू, तो हम कहेंगे इसके लिए बेटा यही है IQIP, यानी इकोनॉमी में औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और उदारीकरण। यूनिट नंबर 8 इकोनॉमिक्स का आप उठा करके देखेंगे, पहली यूनिट तो हमेशा लगी रहती है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप नोटिस करिए यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, 2 प्रश्न। आप पहला प्रश्न था जो काफी पहले आया था 2013, 14, 15, कि भारतीय अर्थव्यवस्था प्राइमरी से सीधा टर्शरी में गई, सेकेंडरी सेक्टर आया नहीं। यानी हमारी जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का पहले योगदान होता था सबसे ज्यादा, अब प्राइमरी से उद्योग का होना था, लेकिन उद्योग का ना होकर के सेवा का होने लगा। तो क्या औद्योगिक आधार के बिना, इंडस्ट्रियल बेस के बिना कोई देश विकसित बन सकता है, ऐसा यूपीएससी ने आपसे प्रश्न पूछा था। तो स्वाभाविक है नहीं बन सकता। तो ऐसी परिस्थिति में हम जो इंडस्ट्रियल बेस मिस कर रहे हैं, इनका यह इंटरव्यू बताता है कि हम उस इंडस्ट्रियल बेस को अब देख पा रहे हैं विजिबल इंडिया की इकोनॉमी में।
तो वैसे प्रश्नों को समझने में सबसे बड़ी बात, देखो बच्चों, जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट होता है हम प्रश्न को समझें। इनफैक्ट स्टेट पीसीएस भी कोई सा भी, कि भाई प्रश्न की डिमांड क्या, तो प्रश्न की डिमांड कौन नहीं समझ पाता। आप कहते हैं सर आंसर लिखना नहीं आता। आंसर लिखना मेरे बच्चों इसलिए नहीं आता क्योंकि आपको आता नहीं, आप प्रश्न ही नहीं समझते, तो जो डिमांड नहीं समझेंगे तो पेन ही नहीं चलेगी। तो प्रश्न की डिमांड कौन समझ पाता है? जो बहुत अच्छे लेक्चर्स का हिस्सा होता है, केवल नोट्स पढ़ के, कोचिंग पढ़ के नहीं, अच्छे लेक्चर्स जिसमें देश और दुनिया को बहुत बेहतर ढंग से प्रेजेंट किया जाता है। अगर उस प्रकार के लेक्चर का आप हिस्सा हैं, देन आप आसानी के साथ इन चीजों को हैंडल कर ले जाएंगे। तो सबसे पहली चीज होती है प्रश्न की डिमांड। तो ये हम आपको प्रश्न की डिमांड को समझने में मदद करेगा, इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, और फिर उनका आंसर लिखने में जो जस्टिफिकेशन होता है ना, क्या कहता है, क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए, तो इनका मतलब क्या, जस्टिफाई करो गुरु अपनी बात जो कह रहे हो। आलोचना कर रहे हो तो भी एग्जाम्पल दो, और नहीं कर रहे तो भी एग्जाम्पल दो। जस्टिफिकेशन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, चूंकि अगर तर्क नहीं है तो फिर आपने क्या बात कही वो पुष्ट कैसे होगा। तो वो तर्क देने के लिए इस प्रकार के इंटरव्यू के कंटेंट हमारी मदद करते हैं, इसलिए इसको मैंने लगाया। बड़ा अच्छा इसका मॉडल क्वेश्चन भी बनाया, मजा आएगा आपको, ठीक है। इनफैक्ट आप ऐसा समझो, चाइना +1 की पॉलिसी को भी ये डिस्कस कर रहे हैं कि भाई हम चाइना में भी अपनी एक फैक्ट्री लगाएंगे, लेकिन +1 इंडिया में हम लगाएंगे। तो उसको भी ये सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। बहुत बड़ी चीज है, और ये अपनी बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इस संपूर्ण विश्व में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके मन में ये भाव है। तो ये हमारे लिए अच्छा टॉपिक हो जाता है इससे, ठीक है। तो कोई सा भी प्राउड मूवमेंट इंडिया के लिए अगर आप लिख रहे हैं, हमें भारतीय होने पर गर्व क्यों होना चाहिए, इस प्रकार की चीजें आप लगा सकते हैं। फिर हम तीसरा टॉपिक आएंगे, ये आप जरा देखिएगा, 2 बार डायरेक्ट क्वेश्चन जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी में आपसे पूछा जा चुका है, यूनिट नंबर 2 में, जहां पर लोकल बॉडीज के ऊपर यूनिट लिखी हुई है, स्थानीय स्वशासन और उससे संबंधित जो भी चैलेंजेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि पंचायतें क्यों शासन के बेहतर उपकरण साबित नहीं हो पाई। पूछा है कि नहीं, कितनी बार कराएं। आज वही हम पढ़ने जा रहे हैं। पंचायतें, ऑब्वियस यार, पंचायतें नहीं, दुनिया में कोई भी, आप विश्वास करें, अगर आपके पास फंड नहीं, आपके पास धन नहीं है, तो क्या आप अपना विकास कर पाएंगे? प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन ना होने का रीजन क्या है? तो प्रोसेस ऑफ डेप्रिविएशन, माफ कीजिएगा, होने का क्या कारण है? क्योंकि उस फैमिली के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। आपका हर कोर्स में ना आ पाना क्या रीजन है? फंड नहीं है, पैसा नहीं। फंड हो, पैसा, तो आप मेरी भी लो, कहीं और भी ले लो, जहां अच्छा लगे जो लगे लेके निकलो, सिलेक्शन लो। तो पैसा, वही चीज यहां पर डिस्कस, और यही यूपीएससी ने पूछा है डायरेक्ट, कि फंड ना होना पंचायतों के बेहतर परफॉर्मेंस के पीछे, बेहतर परफॉर्मेंस ना होने के पीछे एक जिम्मेदार कारक रहा है, एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर रहा है। तो फंड ही नहीं है। क्यों नहीं है फंड, और फंड कैसे ये अपने लिए बनाएं? तो आपके सामने एक क्वेश्चन और आपने देखा, लोकल बॉडीज में फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज फंड भी नहीं है, फंक्शन भी नहीं, फंक्शनरीज भी नहीं। तो लगातार प्रश्न है, आज वही विषय हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एडिटोरियल है थिंक पेज का, कि व्हाई पंचायत आर नॉट एबल टू बूस्ट रेवेन्यू। अच्छा टॉपिक है फॉर ऐसे लोकल बॉडीज पर, स्टेट पीसीएस में आप आसानी के साथ इसको हैंडल कर सकेंगे। अच्छा टॉपिक है। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला टॉपिक आपके सामने आता है, जरा ध्यान से देखिएगा। हाँ, ओ माय गॉड, जो टॉपिक मैं रोज डिस्कस करता हूं वही आ गया। देखिए जरा, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 हाजिर है जनाब। असमानता और बढ़ गई है जनाब। जो मैं हमेशा कहता हूं, अभी जरा एआई और डिप्लॉय होने दीजिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सोचिए, अध्यापक लोग इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसकी चर्चा स्कूलों में होनी चाहिए, और कभी भी अध्यापक को एआई रिप्लेस नहीं कर पाएगा। बस हमारे अंदर का डर है कि अगर हम बच्चों को बता देंगे चैट जीपीटी और जेमिनाई कैसे यूज करते हैं, कैसे, तो फिर बच्चा सीख लेगा। बच्चा कभी नहीं कर सकता, क्योंकि एआई फीड पे काम करता है। गलत फीड गया, गलत कंटेंट दे देगा। एक दिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करके ये कहना चाहता हूं, सब लोग चेक करना, कोई उल्टी चीज पूछना किसी सीधी चीज में, ये उल्टी चीज को भी सीधी चीज में लाके जस्टिफाई कर देता है। तो बच्चा जो एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो कहां से एआई का यूज कितना कर पाएगा? केवल अपना होमवर्क जो आप दोगे वही पूरा कर सकता है। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है।
मैं सभी से कहता हूं कि एआई के बारे में बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। एआई इतना डिस्पैरिटी ला रहा है, स्टार्ट हो चुका है वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026। ये बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जिसके हाथ में पावर है वो ज्यादा स्किल्ड है। जैसे मैं आज उस लेवल पे हूं कि आप मुझसे किसी भी सब्जेक्ट की मेंटरशिप ले सकते हैं, और जो कंटेंट दूंगा आप उंगली नहीं उठा सकते हैं कि ये कंटेंट अच्छा नहीं है। ध्यान से समझिएगा, रीजन क्या है? रीजन कुछ भी नहीं है। पॉलिटिकल साइंस आपका है, जैसे मेरी एक स्टूडेंट है, पॉलिटिकल साइंस उसका है, उसका 28 में अटेम्प्ट है अभी वो डीयू की। अब उसके लिए मुझे क्या करना है? इग्नू के सारे नोट्स हैं, बहुत सारे नोट्स और हैं, और मैं चैट जीपीटी प्रो यूज करता हूं। वो फाइलों को खा जाता है सेकंड के अंदर। डेटा प्रोसेसिंग उसकी अच्छी है। 19,000 रुपए महीने अगर मेरे लग रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना स्ट्रांग होगा। महीने को 19,000। वो क्या करता है, सारी फाइल मैं अपलोड कर देता हूं, मोटी मोटी फाइलें, 300 पेज की, 400 पेज की प्रोसेस, और जो कंटेंट मुझे चाहिए वो कंटेंट मुझे प्रोसेस करके दे देता है। फिर मैं उसको, ऐसा नहीं है कि मैं कंटेंट है, फिर उसको मैं रीचेक करता हूं दूसरे कंटेंट के साथ। जैसे ही रीचेक, सोचो पूरी फाइल ही मुझे कुछ करना ही नहीं, फिर वो रीचेक हो जाता है तो बता देता है कोई गलती नहीं, ये पॉइंट इसमें रह गया है, क्या इसको मैं जो है, जो भी यथास्थान, वो इंग्लिश में एक वर्ड आता है मैं भूल रहा हूं, डाल दूं। मैं कहता हूं यस, उसको वही मैं एज इट इज डालो। फिर आता है, मैं उसको पढ़ लेता हूं। जहां पर भी मुझे हल्का सा भी डाउट होता है कि शायद अरस्तु ऐसा नहीं कहा होगा, उसको मैं फिर गूगल पे जाकर के सर्च कर लेता हूं, तो मैच हो जाता है, बच्चे को तुरंत भेज देता हूं। मुश्किल से आधा घंटा लगता है, 1 यूनिट में उसको भेज देता हूं। 3 यूनिट अभी तक बना के दिया, कह रही है कि सर इतना बढ़िया है कि मेरे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में भी मेरी हेल्प करेगा। तो ये चीज है ना, तो एआई पहले से ही सबको पता है फीड पे काम करता है। जो जो स्किल्ड नहीं है वो फीड ही नहीं दे पाएगा। टेक्नोलॉजी आज से नहीं है यार, दुनिया में टेक्नोलॉजी ना जाने कब से आ रही है, अलग अलग प्रकार की, लेकिन हम पीछे हैं ना। क्यों पीछे? क्योंकि हमने अपने एजुकेशन को टेक्नोलॉजी से जोड़ा ही नहीं। हम तो पढ़ाए जा रहे हैं ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, बच्चों सी फॉर कैट। अब जो बच्चा सी फॉर कैट जोर से बोलता है उसको गुरुजी क्या करते हैं, क्लास का मॉनिटर बना देते। अब उसी की देखा देखी हर बच्चा खड़ा होकर के डी फॉर डॉग, वो और तेज बोल रहा है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अब होना चाहिए ए फॉर एआई, ए फॉर एआई, बी फॉर बास्केटबॉल, यानी स्पोर्ट्स भी लाइए। स्पोर्ट्स भी एक बिजनेस है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री इतनी बड़ी है बेटा। जब से मैं स्पोर्ट्स में आया हूं, पहले भी मुझे पता था एज अ टीचर, लेकिन क्यों पता था? क्योंकि वो जो यूपीएससी का क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कैन इंडिया विन 50 ओलंपिक्स इन 50 ओलंपिक गोल्ड इन सिंगल ओलंपिक्स। एक ओलंपिक में क्या भारत 50 गोल्ड जीत सकता है? तो उसके 2014 में, उसके बाद मैंने बहुत कुछ स्पोर्ट्स पे पढ़ा, उस क्वेश्चन को पढ़ाने के लिए और समझने के लिए। और अब तो मैं खुद स्पोर्ट्स में हूं, तो चीजें जो मैं रीड कर, बहुत बड़ी इंडस्ट्री, लेकिन हमारे यहां उसका कुछ नहीं बनता है, सब बाहर से आ रहा है। एवरीथिंग बाहर से, सब कुछ बाहर से। सोच लीजिए बात, आपका देश ट्रैक सूट नहीं बना सकता है जो लोगों को सेटिस्फाई कर सकते। विराट कोहली का स्टेटमेंट क्या है? एक वायरल मैंने क्लिप उनकी देखी है, आप लोग भी देखे होंगे तो बताइएगा। वो कह रहे हैं कि अगर इंडिया में बना हुआ कोई ब्रांड मेरे शरीर को सुकून देगा, जैसी मेरी नीड उसको फुलफिल करेगा, तो मेरे लिए वही ब्रांड सबसे बेस्ट होगा। लेकिन स्वाभाविक इंडिया में वैसा कोई ब्रांड है ही नहीं। आप इंडिया में जो स्पोर्ट्स के टी शर्ट्स आती हैं, एक बार पहनिए आप, भाई साहब पसीना हुआ नहीं कि सारी टी शर्ट गीली, कुछ सोख ही नहीं रही है। और स्पोर्ट्समैन को क्या चाहिए? उसको तो हमेशा पसीना हो रहा है। तो इंडिया को सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। 2023 का पहला प्रश्न याद करिए कि भारत को अगर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट अचीव करना है तो एमएसएमई में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पूछा कि नहीं, एमएसएमई क्या है? यही मैन्युफैक्चरिंग। तो एआई इज अ बिग 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 थिंग। हम भले सिखाना पाए, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेदारी कि हम बच्चों को बोले भैया एआई बहुत अच्छा है, एआई बहुत अच्छा। और अच्छी बात, अगर कोई बच्चा मुझसे सीख करके मुझसे अच्छा एआई यूज कर ले तो इसमें मुझे क्या तकलीफ है? हद बात है, सिंपल। तो कहीं ना कहीं एआई से बिग, देख लो, अभी आ रहा हूं टॉपिक पे, असमानता और पब्लिक शिक्षा के बीच क्या संबंध है। अब ये टॉपिक क्या है? एक रिसर्च टॉपिक है, आप देख सकते हैं पूरा का पूरा। यानी पहले वर्ड लेवल पर है,
मंथली इनकम अक्रॉस रीजन 2025, यानी क्षेत्र के हिसाब से महीना इनकम, ध्यान से देखिएगा, मंथली पर कैपिटा नेशनल इनकम है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय। सब सहारा अफ्रीका में प्रति व्यक्ति है 300। आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, डॉलर। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, अपने यहां हम कहां हैं, इसी में इंडिया भी है, साउथ एशिया में आप देख सकते हैं। लैटिन अमेरिका में अब देखिए बढ़ता जा रहा ग्राफ, जहां पर ब्राजील, अर्जेंटीना, इस प्रकार के। वर्ल्ड का इतना है, यानी वर्ल्ड का एवरेज 12,000 है, और हिंदुस्तान, सॉरी 1200, उसके हम 50% पर खड़े हैं पर कैपिटा नेशनल इनकम। फिर मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट जो संघर्ष में रहता है तेल के दम पर 1300 है। ईस्ट एशिया, आसियान वाले देश 1500 है। रशिया और सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया के जितने भी देश हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, 1700 है। यूरोप का 2900 है। नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब, और यूएस से मैक्सिको 3800। देख लीजिए आप। तो ये 3800 क्यों? क्या आपको लगता नहीं कि टेक्नोलॉजी के बाप हैं ये? क्या आपको लगता नहीं कि टेक्नोलॉजी के बाप हैं ये? क्या आपको लगता नहीं कि रशिया भी टेक्नोलॉजी का बाप है? आप सोचिए, ईस्ट एशिया के देश क्या टेक्नोलॉजी के बाप है कि नहीं है? चिंतन कीजिए आप। तो ये आप इसको देखिए आप, ठीक है ना। पब्लिक एजुकेशन एक्सपेंडिचर, अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसी एक चार्ट से आप पूरा समझ जाएंगे। आज का कंटेंट आपकी खोपड़ी पे डालूंगा, क्योंकि पीडीएफ रेडी है, पढ़ोगे और मुझको बताओगे कि समझ में आया कि नहीं, क्योंकि हर चीज टीचर दे दे। मतलब कब स्वावलंबी बनोगे यार? स्वावलंबी शब्द का अर्थ भी नहीं पता। मेरा तो बस चले ना, सब काम तुम ही लोगों से कराऊं, केवल मैं डाउट दूर करूं, कॉन्सेप्ट दूं। लड़ोगे नहीं तो प्रीलिम्स में अटकोगे नहीं। आप खुद सोचो, लड़ो, डाउट। अभी एक बच्चे, मैंने जितने पर्सनल मेंटरशिप के बच्चे हैं, तो आज कल से यानी उनकी अब डेली मेंटरशिप स्टार्ट होगी। डेली मतलब डेली वो मेरे साथ कनेक्ट है, डेली। अभी तक मैंने उनका बेस बना दिया, तो उनको लग रहा होगा ना बीच में हम ही तो अपडेट दे रहे हैं, सर तो कोई अपडेट, सर तो बस लिख देते हैं ओके बेटा बहुत बढ़िया, चलते रहो, कंटिन्यूटी, ये वो। तो उनके अंदर आ रहा, मम्मी पापा से भी कहना, सब सर पर्सनल मेंटरशिप में तो हम ही अपडेट देते हैं सर तो। अरे यार, सब अगर पहले ही आदमी उगल दे। अब यहां से ये जो लास्ट 6 मंथ है, 5 मंथ है, यहां से मेरी मेंटरशिप स्टार्ट होती है। और जो मैंने स्टार्ट कर दी है, आप कल से सब लोग देख सकते हैं, जितने बच्चे हैं कमेंट कर दीजिए, बहुत बच्चे हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं, उसी में से एक बच्चा, सर मुझे ना इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है। इतना गुस्सा आया, मैंने अभी अभी उसको 22 नोट भेजा। हमने कहा कि तुम्हें टर्मिनोलॉजी में दिक्कत है, खोपड़ी खराब करने वाले बच्चे, पूरी लिस्ट बता ना, कौन कौन सी लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 25 30 50 60 लिख दो एक साथ मैसेज में, इन टर्मिनोलॉजी में दिक्कत। अगर उसका एक नंबर आंसर बना के ना दूं तो कह दो है। अब दिमाग खराब। तुम्हें पता है कि बच्चे बहुत हैं, और मैं हर बच्चे को व्यक्तिगत दे रहा हूं, मेरी आवाज जा रही, मेरी टीम की नहीं जा रही। आप कहीं भी मेंटरशिप लीजिए, अगर आपका कोर टीचर आपको मेंटरशिप दे रहा हो, तो आप अपनी पूरी मेंटरशिप फीस ले जाइए। मेंटरशिप की पूरी टीम होती है, कोर टीचर उसमें कभी कभार आ जाए, इनफैक्ट आता ही नहीं। आप अपने किसी भी दोस्त से पूछिए। और मेरी मेंटरशिप में अगर कभी लेट भी रिप्लाई हो, तो ये जरूर दिमाग में रखिएगा कि यार यहां तो मेरा टीचर ही है। कौन है? मेरा टीचर ही है। मेरा एक स्टूडेंट रहे हैं, हरिशंकर, अभी राजस्थान में आईपीएस हैं वो। एक बार क्या हुआ, उनका 5वां अटेम्प्ट था, उन्होंने 6 इंटरव्यू दिए। 5वें में रोज हमारे यहाँ कोचिंग में आते थे, हम लोग इंटरव्यू की तैयारी करते थे। तो अगले दिन संडे था, तो मैंने कहा कि घर ही आ जाना, बढ़िया बैठ करके वहीं पे करेंगे। उनका 5वां या 6ठा इंटरव्यू था, जिसमें उनका सिलेक्शन हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि एक बहुत बड़ी कोचिंग है, अब उनके जो मेन मेंटर है उन्होंने सर बुलाया है और उनसे मिलेंगे। तो शाम को 6 बजे फिर उनका फोन आया कि जो है सर मैं आ जाऊं क्या? हमने कहा क्या हुआ आपकी, तो आज कहीं मीटिंग? कहीं नहीं सर, उन्होंने मीटिंग कैंसिल कर दी।
तो कहने का मेरा मतलब यह है कि हमारे जैसे लोग इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए थोड़ा रिस्पेक्ट भी कम होती है। जो लोग मिलते नहीं उनकी रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा होती है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, मेरा टीचर अगर कभी विलंब भी हो गया रिप्लाई में, तो ये सोच के खुश होना चाहिए कि यार रिप्लाई तो सुनील सर का ही आने वाला है इस क्वेश्चन पर या मेरी इस प्रॉब्लम पर। ये बड़ी चीज होती है कि आपका मेन मेंटर। समझ गए बेटा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो खैर, तो उस बच्चे को मैंने कहा भैया लिस्ट भेजो, क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, एक साथ सारे टर्म नेशनल इनकम में, इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स में, माइक्रो मैक्रो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट इज दिस, जो भी कुछ भी इन्फ्लेशन से सब लिख डालो, सबका आंसर मैं दूंगा। तो ये सभी बच्चों से मुझे ये सब मत लिखा करो भाषण की ये नहीं समझ में, जब मैंने कल सब पूछ रहा हूं कि हर एक बच्चे के पास पर्सनल मैसेज गया, एनी प्रॉब्लम, जो हो बताइए, हमको इसमें प्रॉब्लम, अरे जिसमें प्रॉब्लम उसका नाम लिखो। हिस्ट्री में प्रॉब्लम है तो हिस्ट्री में मुझे यूरोपियन पेनिट्रेशन यानी यूरोपीय कंपनियों को उसमें इश्यू आ रहा है, मुझे नेशनल मूवमेंट इस चैप्टर के इस पार्ट में इश्यू आ रहा है। कुछ बच्चों ने अच्छा रिप्लाई किया, जैसे एक बच्चे ने लिखा कि सर मुझे 1857 के विद्रोह में थोड़ा थोड़ा इश्यूज आ रहा है, इस पर मुझे कंटेंट चाहिए। टीचर से काम लेना भी नहीं आता, टीचर से काम, और टीचर भी यही ढूंढ रहा। अब हमको कहां से पता, तुमको कहां समस्या है, तुम कहां बैठो, सीतामढ़ी में बैठे हो कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में बैठे हो, मुझे क्या पता है। तो जब तक, ठीक है ना, तो टीचर को कैसे निचोड़ना ये आना चाहिए। दे दीजिए, समय लगता है, कंटेंट बनाया भेजा, आप भी खुश हम भी खुश। और जबरदस्ती नहीं, क्योंकि मैं सारी चीजें मेरे कंटेंट में कहीं इश्यू नहीं, जबरदस्ती नहीं भेजना है कि आ रहा है तब वो चलो सर ने कहा है, सर को अपना नाम बताने के लिए मुझे हर एक बच्चे का नाम पता है। तो मेरा कहना है कि लड़ो मेरे बच्चों, अपने आप से लड़ो, इन कंटेंट से लड़ो। क्यों तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, जब ये दुनिया किससे बनी है, कितनी बार सिखा चुका हूं। समाज, सबसे पहले व्यक्ति आए, फिर समाज, फिर राजनीति, फिर प्रशासन, फिर इकोनॉमी, फिर जो है तकनीक, फिर जो है जब सब कुछ अच्छा हो गया तो अंतरराष्ट्रीय संबंध खत्म हो गया। तो कुछ भी ऐसा अद्भुत नहीं है। वो जैसे कबीर दास ने जब बहुत कुछ निर्गुण मत में लोगों को समझाया, कुछ समय के बाद उनको खुद ही समझ में आया कि यार ये समझ नहीं पाएंगे, जो पढ़ा लिखा होगा वो तो मेरा विचार समझ पाएगा, क्योंकि वो हमेशा गुरु, पढ़ाई, इन सब की बात करते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, फिर उन्होंने कहा पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े स्व पंडित, यानी राम का नाम केवल आप लीजिए, राम 2.5 अक्षर, मोक्ष मिल जाएगा। पीछे लागा जाए था लोक वेद के साथ, आगे थे सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथ। यानी संसार में जिस प्रकार की पढ़ाई चल रही थी मैं वही फॉलो कर रहा था, लेकिन फिर एक सच्चा गुरु मिला, सत्य गुरु, दीपक यानी ज्ञान रूपी प्रकाश उसने हाथ में रखा और फिर हमारा रिजल्ट हुआ। सच्चे गुरु की पहचान क्या है? वो जिस क्षेत्र में काम कर रहा हो उसमें वो कुछ न कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा हो, अदरवाइज उसकी पहचान शून्य है, मान के चलिएगा। आप किसी को सुन करके क्या पढ़ाते हैं, मजा आ गया, कोई फायदा नहीं है, जब तक अंदर से आवाज ना आए कि यार हाँ जो पढ़ा रहा है इससे रिजल्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा तो क्लास को तुरंत बंक, नहीं भाई इसको फॉलो नहीं करना है। और मुझे ऐसे ही बच्चे चाहिए, मुझे सीमित चाहिए, लेकिन जिनको अपने अंदर की क्षमता पर, सुनील अभिव्यक्ति की क्षमता से ज्यादा विश्वास हो कि यार ये तो मार्गदर्शक है, चल दूंगा मैं इस रास्ते पर। ठीक है, अब तो भैया विश्व असमानता रिपोर्ट यानी असमानता बढ़ रही है, और उस असमानता रिपोर्ट के आधार पर हमने एक चीज आपको बताया, मंथली इनकम रीजन वाइज, मंथली नेशनल पर कैपिटा इनकम कितनी है। अब अगला चार्ट मेरे प्यारे बच्चों, मैं पीडीएफ भी अभी दे रहा हूं, आप जरा इसको देखें और मुस्कुराइए मेरी तरह ही, आनंद लीजिए कंटेंट का, कि पब्लिक एजुकेशन एक्सपेंडिचर पर स्कूल एज इंडिविजुअल 0 से 24 को पढ़ाने वाले जो कुछ भी पब्लिक, मतलब इसको आप ऐसा कॉमनली समझिए कि शिक्षा पर जो खर्च है वो कितना, कौन क्षेत्र कर रहा है। और आप तब देखिएगा कि जो ज्यादा एजुकेशन पर खर्च कर रहा है
उसके पर कैपिटा नेशनल इनकम भी ज्यादा है, और जो कम खर्च कर रहा है उसका पर कैपिटा नेशनल इनकम कम है। कैसे, आइए जरा देखते हैं। यानी सिंपल, जो शिक्षा पर खर्च करेगा वो होगा माला माल, और जो शिक्षा पर खर्च नहीं करेगा वो होगा कंगाल। या चार्ट यही दिखाता है। ठीक है, अब आप देखिए पब्लिक एक्सपेंडिचर। सब सहारा अफ्रीका 220 रुपया मान लीजिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इनकी इनकम कितनी है? 300 रुपया। जरा ध्यान से देखिएगा। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया 593, दक्षिण पूर्व एशिया, माफी चाहूंगा, आसियान वाले ये हैं बच्चों, ठीक है ना, वो जापान वगैरह है। ठीक है, जो ईस्ट एशिया, तो साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, इनकी इनकम इनसे लगभग डबल है, तो ये पैसा भी, सॉरी, डबल खर्च कर रहे हैं, 593 खर्च कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकम है 600। लैटिन अमेरिका देख सकते हैं, ठीक है ना, कितना खर्च कर रहा है? इतना खर्च कर रहा है। रशिया एंड सेंट्रल एशिया इतना खर्च कर रहे हैं, ईस्ट एशिया इतना खर्च कर रहा है, यूरोप इतना, और नॉर्थ अमेरिका इतना। आप देखिए, तो जिसका डंडा बड़ा है वो क्यों बड़ा? बिकॉज आप वो एजुकेशन पर अच्छा खर्च कर रहे हैं। तो यही यहां पर डिस्कस है मेरे प्यारे बच्चों कि उदित मिश्रा ये अच्छा सर्वे करते हैं, इनको मैं बड़ा पसंद भी करता हूं। तो इनका इनका कहना है कि यार जीडीपी जीडीपी चिल्लाने से हम इकोनॉमी की सही तस्वीर नहीं देख पाते हैं, क्योंकि जीडीपी असमानता को नहीं नापता है। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए असमानता है, और उस असमानता का इनके मुताबिक एक बहुत बड़ा रीजन, और आपके और मेरे मुताबिक भी, एजुकेशन है। एजुकेशन एक्सपेंडिचर अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो हम असमानता को कभी कम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि एक बच्चा एआई सीख रहा है, चाहे वो कम ही सीख रहा हो, और एक बच्चे को प्राइमरी स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में एआई क्या है ये पता ही नहीं, क्योंकि टीचर को भी नहीं पता। उसको इतना पता है कि ये गांव गांव तक है, चैट जीपीटी, लोग पूछ रहे हैं उससे कि अच्छा बताओ ये करना है तो कैसे करें, लेकिन वो केवल उसको एज अ मनोरंजन या अपना कुछ भी घरेलू, उनके बच्चे का फ्यूचर कैसे ये एआई डिसाइड करेगा इसके बारे में उनको भी आइडिया नहीं है, तो बच्चों को भी आइडिया नहीं। तो इसलिए अब टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम की बहुत बड़ी आवश्यकता। क्या है, लिख लीजिएगा। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपग्रेड, ये लिखा नहीं है, ये मेरी तरफ से है। अगर आप इंडिया को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो एजुकेशन कैरिकुलम में टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को सबसे बड़ी वरीयता दीजिए। और आज मैं बोल रहा हूं, आप देखिएगा मुश्किल से 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, अगर कोई भी बुद्धिमान एजुकेशन मिनिस्टर या उसका सलाहकार होगा, इसको इंट्रोड्यूस कर देगा, और फिर आपको मेरी याद आएगी कि देखो मेरे सर ने सालों पहले ये बात बता दी थी कि टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम को अपग्रेड करने, यानी जो ये बीएड और ये टेट और सीटेट होता है, इसके तहत जो बच्चे पास होते हैं, जो जॉब करते हैं, उनकी जो ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग को बहुत ज्यादा अपग्रेड करने की जरूरत है। यानी उनको सिखाना है कि आपको केवल अक्षर नहीं सिखाना है, अक्षर के अंदर का जो छुपा हुआ सत्य है, एक अध्यापक वही है जो काले अक्षरों के बीच के छुपे हुए अर्थ को बच्चों को समझा सके, क्योंकि काले अक्षरों के बीच जो छुपा हुआ अर्थ है वही उन बच्चों को स्किल डेवलपमेंट में महारत हासिल कराता है, और वो काले छुपे अक्षर को तकनीक के साथ भी जोड़ना है। तो इनकी ट्रेनिंग को बहुत बड़ा बूस्ट देने की जरूरत है। और मैं, पता नहीं ये लोग कैसे हैं, जैसे बैजूस, ट्रस्ट करिए बच्चों, पता नहीं आप इस चीज को समझेंगे कि नहीं। और ये कोई अवान्तर विषय नहीं है। अ नेशंस डेस्टिनी शेप्स ही नीड्स क्लासरूम। किसी भी राष्ट्र के भाग्य के स्वरूप का निर्माण उसकी कक्षा में होता है। 2017 का निबंध क्या इस टॉपिक के द्वारा 100% सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा? किसी भी राष्ट्र के स्वरूप, किसी भी राष्ट्र के भाग्य, भाग्य यानी उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी होगी, उसका सोशल स्ट्रक्चर कितना मजबूत होगा, कक्षाओं से निर्धारित होता है। दोनों चार्ट से आपने यही सीखा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने अच्छा एजुकेशन पर खर्च किया, वहां पर आज उनके नेशनल पर कैपिटा इनकम हमसे ना जाने कितने गुना ज्यादा है। तो मैं पता नहीं कैसे, मैं अगर पता नहीं लोगों के सलाहकार कैसे होते हैं, खैर जो भी हो, क्योंकि हमारे यहाँ सब कुछ राजनीति है। अगर हम कहीं आगे बढ़ गए, दूसरे को हम आगे बढ़ने नहीं देंगे, क्योंकि अद्भुत लोग हैं यार जो टॉप पे बैठे हुए हैं। अब क्या ही बोला जाए। मैं अगर होता तो मैं बैजूस के रविंद्रन को, ठीक है उनका जो कुछ भी चल रहा है, मैं उनको बुलवाता,
और उनकी टीम में जिसको वो रिकमेंड करते कि ये बड़े अच्छे हैं, क्योंकि एक बार बैजू ने इतिहास बनाया, ठीक है मिस्टेक उनसे हुई तो भुगत भी रहे, लेकिन अगर उनकी कंपनी डूब गई कुछ उनकी नीतियों के कारण, तो उनका मेंटल जो स्ट्रांगनेस है, जो इंडिया में एजुकेशन स्टार्टअप का फादर है वो बंदा, क्या मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? एजुकेशन स्टार्टअप क्या हो सकता है, वो उस स्टार्टअप का पिता है वो। उनको बुलाना, अन अकेडमी के रोमन सैनी को बुलाना, गौरव मुंजाल को बुलाना, फिजिक्स वाला के अलक पांडे और जो उनके और को फाउंडर प्रतीक माहेश्वरी को बुलाना, राकेश यादव जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं, मीडिया से दूर हैं, उनको बुलाना, जो भी इस टाइप के अच्छे लोग हैं, अंकित अवस्थी सर को बुलाना, अभिनव मैथ जो है उनको बुलाना, इस प्रकार के जितने भी लोग हैं, मतलब जिनका स्टार्टअप है, अड्डा के जो फाउंडर्स हैं अनिल नागर सर, उनको बुलाना और उनके साथ मीटिंग करना कि भाई तुमने जो अपना सिस्टम डेवलप किया है, क्या सरकार इसमें भागीदार बन सकती है? फॉर एग्जांपल कैसे? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जब आप फैक्ट्री बनाने के लिए शुरू कर सकते हैं, हेल्थ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के लिए आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर सकते हैं, यूपीएससी प्रश्न पूछा था ना, तो यार एजुकेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्यों नहीं? सड़क बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, लेकिन एजुकेशन के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप बिल्कुल हक्का बक्का, देश में किसी के पास विजन नहीं है। सोचिए, अ नेशनल डेस्टिनी शेप्स इन क्लासरूम, यूपीएससी पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है? आप स्टूडेंट नहीं, यूपीएससी पूछ रहा है। ये जो डेमोक्रेसी का पिलर है, इस पिलर में जुडिशरी नंबर 1 पे है, उसके बाद हमारी ये नंबर 1 मतलब, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नंबर 1 बोल रहा हूं, बाकी पार्लियामेंट और तीसरा आपका एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जो मंत्री होते हैं ना, ये अस्थायी होते हैं, आज रहेंगे कल चले जाएंगे। यूपीएससी का जो सिलेक्टेड बंदा होता है ना, ये होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इंडिया की डेमोक्रेसी में साक्षात ये अकॉर्डिंग टू संविधान है। तो आप चिंतन कीजिए कि जो लोग इस फील्ड में इतना अच्छा काम करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उनके साथ सरकार क्यों नहीं कर सकती? आज अनअकैडमी का, बच्चों जब मैं अनअकैडमी में था 2019 से 21 के बीच में, अनअकैडमी का जो वैल्यूएशन था मेरे प्यारे बच्चों, वो था 2.4 बिलियन डॉलर, यानी लगभग 26,000 करोड़ रुपए अप्रॉक्स, अनुमानित, जो मैं मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ता हूं। अभी कितनी हो गई जो मीडिया रिपोर्ट्स में आ रही? 300 मिलियन डॉलर बेटा, 300 मिलियन डॉलर, यानी ये कंपनी श्रिंक कर रही। तो ऐसे में सरकार की क्या जिम्मेदारी? श्रिंक करने दो, खत्म हो जाने दो। आप अगर एजुकेशन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आगे बढ़ाएंगे तो आप किसको अपना पार्टनर बनाएंगे? आप किसी भी अडानी अंबानी सबको बना लीजिए, किसकी भर्ती करेंगे? किसकी भर्ती करेंगे? सरकारी कॉलेज के प्रोफेसर इन सबको लेके आएंगे, उन सब का भी सम्मान, वो भी एक नंबर के हैं, लेकिन जो इंपैक्ट रोमन सैनी कर पाएंगे, गौरव मुंजाल कर पाएंगे, जो इंपैक्ट अनिल नागर सर कर पाएंगे, जो इंपैक्ट अलख कर पाएंगे, जो इंपैक्ट ये बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां बैजूस रविंद्रन कर पाएंगे, क्या वो इनके किसी भी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर या सुनील, मैं खुद भी, मैं अध्यापक हूं, वो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, उनका एंटरप्रेन्योरियल स्किल आप लीजिए और उनको एजुकेशन में लाइए, वो आएंगे। सपोर्ट कीजिए, डूबने मत दीजिए यार, हमारे देश में तो ये डूब रहा है, हमको मजा आता है। सुनील अभिव्यक्ति कैसे नुकसान हो जाए, एकदम ऐसा आ जाए, ये मैं बच्चों सच बता रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन वाले भी चाहते हैं, कोचिंग वोचिंग वाले, कि हमारे पास सुनील अभिव्यक्ति आ रहा है तो स्टाइल से आ रहा है यार, इतने महंगे कपड़े पहन के आ रहा है, इतनी महंगी घड़ी पहन के आ रहा है, एकदम स्टाइल से आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? बड़ी गाड़ी लेके आ रहा है, ऐसे आना चाहिए, हमको आपके यहां काम चाहिए। समझ रहे हैं आप? ये मैं स्पष्ट आपसे बोल रहा हूं, ये ऐसा होता है। आप मुझे बताओ, आप सब यूपीएससी की तैयारी करते हो, क्या ये फैक्ट सही है कि नहीं कि इन सभी संस्थाओं के जो ऑनर्स हैं, सरकार उनकी मदद ले? ये मत कहे कि हम तुम्हारे पर एहसान, उनका एहसान होगा ये सरकार के ऊपर, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि उनको पता है कि कैसे हमने पूरी इंडिया को कचर दिया है ऑनलाइन,
सिस्टम से, ऑफलाइन सिस्टम से, और उनको भी सपोर्ट मिल जाएगा, सरकार का कुछ फंड मिल जाएगा, तो वो जो क्रंच में है, इकोनॉमिकल क्रंच में है, उस क्रंच से वो बच पाएंगे। और ये संभव हो पाएगा कि जो देश, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो देश पब्लिक एजुकेशन पर ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, उस देश की, मेरे प्यारे बच्चों, मंथली इनकम जरा देखिए, यानी मंथली पर कैपिटा नेशनल इनकम ज्यादा है। तो असमानता को दूर करने का एकमात्र उपाय क्या है? क्या मुझे पढ़ाने की जरूरत है? बोलिए। असमानता को दूर करने का सबसे बड़ा रास्ता क्या है मेरे बच्चों? हैंड्स दैट रॉक्स द क्रेडल रूल द वर्ल्ड, यानी एजुकेशन। पालना झुलाने वाले हाथों में संसार की बागडोर होती है, तो पालना झुलाने वाले हाथ मजबूत किए जाएं थ्रू एजुकेशन। और ये सरकार को सोचना होगा, मेरी ये बात कोई उन तक पहुंचाए नहीं, ये भी नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि अगर पहुंचाएंगे तो मैं हाईलाइट हो जाऊंगा, जबकि मैं खुद ही कह रहा हूं मुझे हाईलाइट होना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं वो नहीं हूं जो वो लोग हैं, क्योंकि उनके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल है, मेरे अंदर नहीं है वो। मैं तो खुल के कहने वाला इंसान होता हूं, मुझे पूछो भी मत। लेकिन उन लोगों को, यार, रोमन सैनिक का जो विजन है ना, वो अद्भुत है। आप लोग स्वयं चिंतन कीजिए, आज चाहे कोई कुछ भी कह ले अन अकेडमी को, आप ठीक है, आप सेटिस्फाई है नहीं है, क्योंकि देखिए रिजल्ट केवल अन अकेडमी या किसी कंपनी की वजह से नहीं होता है। और ये मत समझिएगा मैं रोमन की तारीफ कर रहा हूं कुछ रीजन, क्योंकि मेरे रोमन के संबंध भी बहुत मधुर, मेरे सभी के साथ बहुत अच्छे संबंध बच्चों, और ये प्रूवन है ये, मतलब आपको कोई मुझे एविडेंस देने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे, बहुत हमारा, सोचिए कि मैं उनकी कंपनी छोड़ के कहीं और भी गया था, तब भी आज आज की बात मैं कर रहा हूं, हमारे उनके संबंध अच्छे हैं। और उनकी तारीफ मैं नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा नहीं कि वहां जाना है या कुछ करना है, नहीं। पहली बार हिंदुस्तान के बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टीज से उन्होंने ही पूरे देश के बच्चों को परिचित कराया कि नहीं कराया? आप ऑनेस्टी से बताइए। नंबर 1, चलिए लिखिए, बोलिए। ये यही टॉपिक है ये। वो उनके बारे में लिखा करिए, क्योंकि उनके बारे में पढ़ाता नहीं उन लोगों के बारे में, उन लोगों के बारे में इकोनॉमिक टाइम्स में, उन लोगों के बारे में इसमें हिंदुस्तान टाइम्स में लगातार आर्टिकल्स आते हैं। ये मत समझिएगा कि मैं उन लोगों के बारे में ऐसे बोल रहा हूं कि मैं उनके यहाँ काम किया हूं, नहीं, उनके बारे में आर्टिकल्स आते हैं, लेकिन ऑब्वियस यूपीएससी पैटर्न पे होते नहीं, तो मैं उनको पढ़ के हटा देता हूं। बहुत सारे आर्टिकल की क्लिप मैंने रखी हुई। और आपको ट्रस्ट ना हो तो मनी कंट्रोल वगैरह की साइट पर जाकर के देखिए, इन लोगों के बारे में रेगुलर आर्टिकल्स आते हैं। तो रोमन ने ही पहली बार, पहला पॉइंट, कि पूरे देश को कोई भी उन, मतलब आप सोचिए ये उस बंदे का दिमाग था कि ये स्टूडियोज का कल्चर, ये केवल रोमन का था। उनकी टीम में उनके और भी को फाउंडर्स हैं, लेकिन ये जो हम लोग आपके सामने आए, ये उन्हीं का आइडिया था। सुनील अभिव्यक्ति 2018 में यूट्यूब चैनल लॉन्च कर चुके थे, वो यूपीएससी वाली चर्चा, जिसमें 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। वो मेरा चैनल है, जो मैंने अनअकैडमी ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में था, तो उनको मैंने दिया। मेरा चैनल, मैं 18 से था, लेकिन कितने लोग पूछ रहे थे मुझे? चलिए बताइए, 10, 20, 50। लेकिन जब वो आए तो कितने लोग पूछने लगे? 10, 20 लाख। आज छोटा सा किसी का वीडियो वायरल हो जाए, बड़े वायरल है। जब ये वायरल और इंस्टा का कल्चर उतना हाई भी नहीं था, तब भी 2019 में पढ़ा के निकलता था। और व्यूज और लाइक्स और शेयर और लाइव क्लास में बच्चे कितने होते थे, वो सब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं। तो मेरे जैसे ना जाने कितने टीचर्स को, जिनको आपने पसंद किया, रोमन सैनी ने अच्छा पे आउट दिया, खूब हमसे मेहनत कराई, चूंकि मेहनत के पैसे मिले तो आदमी ने खूब मेहनत की, और पूरी इंडिया में उन्होंने अच्छे अच्छे टीचर दिए। आप सबकी सोच का दायरा बदला, और उन्हीं के इस स्टूडियोज के कल्चर को पूरी इंडिया में फॉलो किया गया। इसमें वो बैजूस से भी आगे हैं। ये जो स्टूडियोज का कल्चर, ये उनका है, पूरी इंडिया में उसको फॉलो किया गया। भले कोई पहले ऑनलाइन पढ़ाता रहा, अलग बात, लेकिन स्टूडियोज का कल्चर वही लेकर के आए, नंबर 1। और सेकंड, उन्होंने क्या किया? हम क्या होते हैं ना, एहसान बहुत जल्दी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी। आपका सिलेक्शन हो गया, आप किस परिस्थिति में थे, सुनील अभिव्यक्ति ने किस परिस्थिति में आपकी मदद की, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप तो सेलेक्ट हो गए, ठीक है भाई, आपने मुझे 150 रुपए दिए थे, आप खुश कि मैंने उसको दिया था, हो गया मेरा।
लेकिन आप किस परिस्थिति में थे जो 150 रुपए से कभी सॉल्व हो नहीं सकती थी आपके 20-22 साल की उम्र में, आप किसी ने उसको सॉल्व नहीं किया, उसको इस व्यक्ति ने सॉल्व किया। खैर, दूसरा उनका योगदान कोविड के समय यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2019 के लास्ट से लेकर के 20, 21 और 22, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसने संभाला? कमियां रही हैं जो उनका अंदर का वैल्यूएशन, वो सब उसको हटा दीजिए अभी, वो इंटरनल उनका इश्यू है। 20-21 में, मैं केवल सिविल सर्विसेज की बात नहीं कर रहा हूं, अक्रॉस एमबीबीएस के लिए, कुछ इंजीनियरिंग के लिए 20-21, आप इनकार भी कर सकते हैं। क्या अनअकैडमी के स्टूडियोज ने पैसे उन्होंने कमाए, लेकिन क्या उन्होंने सहारा दिया कि नहीं दिया? एकमात्र संस्था और द विजन ऑफ मिस्टर रोमन सैनी। तो ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनालिटियां पड़ी हुई हैं यार, आप पूछ ही नहीं रहे उनको। भारत सरकार, आप चिंतन कीजिए, इतनी बड़ी पर्सनालिटी आप उनको पूछ नहीं रहे। इनफैक्ट विकास दिव्यकीर्ति सर, आप उनको पूछ नहीं रहे। ट्रस्ट करिए यार, ये लोग बहुत बड़े बिजनरी हैं। एक धे आईएएस दिल्ली में हुआ करता था, अभी यहां वो लोग नहीं है, लखनऊ में है, उनके जो फाउंडर हैं विनय सिंह, द ग्रेटेस्ट टीचर ये सब हैं। क्यों इनको आप नहीं पूछ रहे? खान सर वगैरह तो मान लीजिए भाई बहुत स्ट्रांग पोजीशन में, तो सबको यार ये जो किंग्स है ना, आप इनको पूछिए, इनको लाइए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप दृष्टि आईएएस के साथ करिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप धे आईएएस के साथ करिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप खान सर के साथ कीजिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप इन सभी संस्थाओं के साथ कीजिए, क्योंकि वो साबित कर चुके हैं। आप किसी और संस्था को लाएंगे, फंड देंगे टीचर्स ट्रेनिंग के लिए, टीम ट्रेनिंग के लिए, तो आपका पैसा लगेगा, आउटकम नहीं आएगा, वही ढाक के 3 पात। लेकिन ये लोग इसमें जी रहे हैं, इनको भी सहारे की जरूरत है। दिल कभी कभी रो देता है जब कोई एजुकेशन स्टार्टअप डूबता है। वैसे कोई भी कंपनी डूबे तो बड़ा दिल से तकलीफ होती है, क्योंकि कोई भी कंपनी केवल कंपनी नहीं होती है, वो 4 फैक्टर को लेकर के चलती है: लैंड, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, जिससे हमारी जीडीपी बनती है। तो इन कंपनियों को तो एकदम से सरकार को फाड़ के सहायता देनी चाहिए, लेकिन हम तो इंतजार कर रहे हैं कि कब डूब जाए, और फिर हम आपस में मैसेज खेलें, खुश रहे, डूब गया साला। फिर एक से एक यूट्यूबर आ जाएंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई, बट इनको मत डूबने दो, और कोई डूब जाए, एजुकेशन स्टार्टअप को मत डूबने दो। उसके पीछे रीजन है कि अ नेशंस डेस्टिनी सेव्स इन इट्स क्लासरूम, और ये बंदे इस क्लासरूम में अच्छे अच्छे इन्वेस्टर्स को ला पाए। जरा सोचिए, जो सरकार कभी नहीं कर पाई, भारत के जितने स्टेट हैं उनकी सरकार नहीं कर पाई, भारत सरकार नहीं कर पाई, जिस एफडीआई के लिए आप ना जाने कितने ऑटोमेटिक रूट बनाते हैं, अभी इंश्योरेंस के लिए आप 100% कर रहे हैं, इन बंदों ने विदेशों से पैसा खींच लिया बिकॉज ऑफ उनका माइंड। अब फेल हुए तो केवल उसके लिए रविंद्रन ही जिम्मेदार नहीं, वो पूरी टीम भी तो जिम्मेदार है। अगर अनअकैडमी आज वैल्यूएशन में 2.4 से यहां आ गई, तो उसके लिए सुनील अभिव्यक्ति भी तो जिम्मेदार है। अडा 24 आईएएस का चैनल बंद हो गया, तो उसके पीछे भी सुनील अभिव्यक्ति जिम्मेदार है ना। ऐसा थोड़े केवल बस वही संस्थाएं जिम्मेदार है, उसमें काम करने वाले लोगों का स्किल, उनका जुनून, उनका पैशन, कंपनी के प्रति दीवानापन, पागलपन। तो ये कलेक्टिव एफर्ट से कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है, और कलेक्टिव फेल्योर से ही वो नीचे की तरफ आता है। लेकिन हम वहां काम किए हैं, अब पता चला कि हमको किसी दिन किसी ने कुछ कह दिया था, या हमारा पैसा पहले 5 रुपया था, 2 रुपया कर दिया, अब तो हम बस खोजेंगे कि इसके बारे में क्या क्या हम बुरा लिख सकते हैं। लेकिन जब उनके पास था, उन्होंने 5 दिया, नहीं है तो वो 2 दे रहे। सिंपल सी बात है। ना करिए आप, आपका अधिकार है कि आपको 5 मिल रहा था, 2 मिल रहा है, आप नहीं करेंगे, लेकिन आपको हक नहीं कि उनके बारे में बुरा कहने का। चूंकि एजुकेशन स्टार्टअप के बारे में बुरा कहने का मतलब, अकॉर्डिंग टू मी, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि ये इन लोगों ने क्या क्या दिया है, आप चिंतन कीजिए। केवल आज जो हर जगह बोर्ड टांग करके खड़े हो गए हैं लोग, ये इन्हीं लोगों की देन है।
इन्होंने सिखा दिया, फिर धीरे-धीरे सभी संस्थाएँ, इसलिए मैं रोमन को हमेशा कहता हूँ, उनको जब भी मेरी बात होती है, मैसेज होता है हमारा, और अमूमन होता है, मतलब ये मत समझिएगा 3 महीने पहले, 5 महीने कुछ हुआ है, रेगुलर ऑलमोस्ट हमारा उनका हो जाता है। उनको मैं हमेशा मतलब यूज्ड टू हो चुका हूँ, रेमन मैग्सेसे अगर मैं होता तो आपको ज़रूर दिलाने की कोशिश करता। उसके पीछे रीज़न है कि आप किन-किन क्षेत्रों के लिए किसको मिल जा रहा है, यानी किसी ने छोटा-सा पानी मैनेजमेंट का दिया, उस उनको मिला। कोई काम छोटा नहीं होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ छोटा, मतलब एक एरिया में किसी ने इन इंडिया अगेंस्ट करप्शन बनाया, उसको आपने थोड़ा-सा दे दिया। जबकि करप्शन में आज कोई रिफॉर्म नहीं हो रहा, वहीं पर है, वो भी अच्छी बात है। ऐसे आप ना जाने कि अभी एक राजस्थान की एक लड़की को दिया गया जिसने बहुत अच्छा काम किया एजुकेशन को, बहुत अच्छी बात है। तो क्या ऐसे में रोमन सैनी जिनका इम्पैक्ट शायद इन सबसे, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, माफ़ी माँगते हुए, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ, शायद उनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा था। आज जिस व्यक्ति को आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हैं, जिसको आप इतना पसंद करते हैं और जो स्वाभाविक है, मेहनती है, इनोवेटिव है, मैं अपनी सफलता का 90% क्रेडिट रोमन को देता हूँ, हमेशा। 2019 से 21 के बीच में मुझे हमेशा से ये लगता था कि अनअकैडमी उनकी बहुत चलती थी और उस समय में मतलब उनको पता था कि इस लड़के में एक अलग प्रकार का स्पार्क है, एक सारी चीज़ें, उन्होंने हर चीज़ में मेरी एडवाइस लेना, एवरीथिंग, एवरी टाइम फ़ोन कर देना। एवरी टाइम, "हेलो सुनील, कहाँ हो? चलो ये 2 बातें हैं।" तो कहने का मेरा मतलब, और रोमन कोई कॉमन बंदा नहीं है ना। मैं रोमन की बात इसलिए सभी फाउंडर्स में आगे रखता हूँ, रोमन यार यूपीएससी टॉपर है, रोमन एम्स टॉपर है, और वो भी अपने जीवन के पहले-पहले अटेम्प्ट में, पहली बार में एमबीबीएस, एम्स टॉपर, फिर उसके बाद जो है पहली बार में आईएएस टॉपर। तो रोमन की बात मैं केवल इसलिए करता हूं बिकॉज ऑफ दिस यार, क्या ही ब्रेन होगा। नौकरी छोड़ दी तो स्टार्टअप भी बनाया, तो $2.4 बिलियन की चिंतन कीजिए आप, 26,000 करोड़ कंपनी खड़ी करते। उम्र कितनी, मुझसे कम से कम वो छोटे होंगे लगभग 8 से 9 साल। मैं 45 का हूं, वो लगभग अभी 32-33 के होंगे। सोच लीजिए आप। लेकिन हमारे देश में क्या है कि क्या ही बताया जाए यार, मतलब लोग इंतजार करते हैं कि सामने वाला गिर जाए तो हमको थोड़ा सुकून मिले। अगर आजादी के समय राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन के सेनानायक भी यही सब सोचे होते तो आजादी मिलती। आज महात्मा गांधी का लंदन में टेम्स नदी के किनारे बंगलो होता, अंग्रेज उनको बंगला पक्का दे देते। बेटा दे देते कि नहीं दे देते कि तुम असहयोग आंदोलन वापस लो यार, तुम्हारे खानदान के लिए हम टेम्स नदी के किनारे बंगलो बनवा दे रहे हैं। देते कि नहीं देते? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु कहते तुम माफी मांग लो यार, क्या परेशान हो, तुम्हारी पीढ़ियों को हम एकड़्स में जमीन देंगे, तुमको भी देंगे, जाओ सब लंदन में रहो, बस खड़े होकर के कह दो कि अंग्रेजों की सरकार बहुत अच्छी है। फांसी नहीं देंगे तुमको, बेचारे की जान भी बच जाती। और लेकिन क्या किया उन्होंने? किसके लिए किया? आपके और हमारे लिए किया। तो हमारी जिम्मेदारी क्या है कि कोई गिरे तो उसको सहारा दिया जाए। गिरे तो और मजा ले रहे हैं गुरु पता है आज ये वाली कंपनी डूब गई। नो, दिस इज नॉट गुड थिंग। मैं कभी इस चीज को बच्चे एंडोर्स नहीं करता हूं, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और ये भी सत्य है, इतनी बात कहने के बाद ये बात कहता हूं आप सब बच्चों से कि मैं कभी कहीं काम मांगने गया नहीं और जाऊंगा भी नहीं। मतलब ये मत समझिएगा कि मैं कहीं सबके बारे में बात कर रहा हूं, बड़ी अच्छी-अच्छी बात, फिर अभी सर माहौल बना लेंगे, जाएँगे। ना, ना, नेवर। अगर कॉल नहीं आई तो नहीं जाएँगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को इस प्रकार से तैयार किया है कि जीवन एक है। इतना मेहनत करूँगा, अगर लोगों को वो मेहनत पसंद होगी, वो इनोवेशन पसंद होगा, आएँगे। ईगो नहीं है ये। ना, 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 ना। जो काम माँगने जाते हैं उनका रिस्पेक्ट है, सम्मान है, हृदय से सम्मान, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के लिए एक प्रिंसिपल बनाया है कि गुरु अगर मेरी क्षमता को आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं देन आप मेरा वेलकम कीजिए, अदरवाइज नो। क्योंकि मैं तो ऑब्वियस है शुरू से बेटा, 2012 से जब से पत्रिका निकाला हूं, तो मेरे पास बच्चे हमेशा रहते हैं, तो इसलिए मुझे इस चीज की कोई और बहुत ज्यादा मेरी ख्वाहिशें नहीं है, बहुत ज्यादा कि मेरे पास हजारों बच्चे आ जाएं और मैं हजारों लाख कमा लूं, नहीं है। टीचर के लिए 2-4 लाख रुपया उसका आ गया महीना, दैट्स इट, बहुत होता है बेटे। दिल्ली ऐसे शहर का खर्चा अधिक होता नहीं तो इतनी भी जरूरत नहीं है।
अब आप देख ही सकते हैं हर चीज का सिस्टम, पूरी टीम, नहीं तो उतनी की भी जरूरत नहीं। आप एक मकान में रहें, 4 मकान में आप रह नहीं पाएंगे तो 4 मकान लेने की जरूरत क्या? सिंपल सी बात है। तो समझ में आया? वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, आनंद की अनुभूति हुई? कि असमानता और शिक्षा के बीच में गहरा संबंध, यही रोज पढ़ाता हूं ना, प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को कैसे तोड़ेंगे। तो प्रोसेस ऑफ डिप्रीविएशन को एजुकेशन ही तोड़ सकता है। अच्छा भोजन दो, न्यूट्रिशन, यानी सुनील अभिव्यक्ति इज इक्वल टू 6HR फार्मूला ही है जो असमानता को दूर कर सकता है। रट गया? ठीक है। और मैं चाहता हूं आप लोग भी ऐसे तैयार करो कि आप जब डीएम बनो, एसडीएम बनो, तो आप, अगर आप एसडीएम बनो तो डीएम आपका उसके दिमाग में वो आपको पसंद करे, आप उसकी जाति के हो, धर्म के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको पता है यार ये जो निकिता सैनी है ना, ये तूफान है, वो तुमको खुद पोस्टिंग दे, तुम्हें जाके सर ऐसे ना करना पड़े। ऐसी पर्सनालिटी बनाओ, डीएम बनो। तो ये ना सोचो कि अब हम अगर किसी सीएम के फेवरेट होंगे तब मुझे मिलेगा। इतना बेहतर काम करो, कहीं भी साइड पोस्टिंग हो वहां पर भी तो काम है ही ना। ऐसा काम कर दो कि चर्चा हो जाए कि यार ये बंदा जहां जाता है झंडे गाड़ देता है, जहां भी जाता है ये झंडे गाड़ देता है। तो तुमको फिर कोई न कोई आएगा, कहेगा यार यहां पर झंडे गाड़ने की जरूरत है, इसी को बुलाओ, बड़ी अच्छी है या बड़ा अच्छा है जो डीएम बनेगा, तो पलट के रख देगा। तो आपको किसी से सिफारिश करने की जरूरत नहीं कि हमको पोस्टिंग दे दीजिए, हमको ये दे दीजिए। जैसे ही आपने मांगा हमको पोस्टिंग दे दीजिए, अंदर से जुगाड़ करने लगे, तुरंत आपकी छवि सामने बनी कि कमजोर बनता है ये। पहले अपनी ताकत दिखाइए मेरे बच्चों, ताकत दिखाइए। हर सीएम को, हर पीएम को अच्छे लोगों की अपनी टीम में जरूरत होती। लेकिन हम वही, क्योंकि जाति धर्म में जकड़े हुए, तो हमें लगता है कि हमारी जाति वाली सरकार आएगी, हमारे धर्म वाली सरकार आएगी, तभी हमारी पोस्टिंग होगी। थोड़ा बहुत बैसनेस हर जगह है, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सोसाइटी है, समाज है, ऐसा होगा ही होगा। जिस जाति के लोग किसी भी सीएम को बनाने में ज्यादा योगदान देंगे तो उसको थोड़ा सा बेनिफिट मिलना ही मिलना। लेकिन कोई भी सीएम अपना गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस छोड़ नहीं सकता है केवल जातियों को खुश करने के लिए। क्यों? क्योंकि अगली बार फिर अगर गवर्नेंस फेलोर हुआ तो सत्ता में नहीं आ पाएगा। तो इन सब चीजों की गहराई को समझिए। ठीक है? तो ये चीज है मेरे प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। आज आप ही लोगों को सारा टॉपिक पढ़वाऊंगा, क्योंकि फ्राइडे को मेरा दिमाग ही फिर गया था। कल का दिन आपका होता, लेकिन चलो फ्राइडे तक मैं लूंगा। सैटरडे का हिंदू आप अपने घर में, आज से टास्क है, समझा सब मैं दे रहा हूं, समझा सब मैं दे रहा हूं, सब समझा भी दूंगा। और भी अपने घर में आज से टास्क है, 26 वाले नहीं, 2027 और 28 वाले। आप अपने घर में किसी भी व्यक्ति को बैठा करके, अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो अपने सामने टेबल रख करके 2027-28 वाले मेरे जैसा लेक्चर देने की कोशिश करेंगे हर एक टॉपिक पर। ये आज से आपका होमवर्क है। और अगर आप मुझे मानते हैं, प्यार करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो आप ये करेंगे। क्योंकि जब तक आपका बोलने का स्किल, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर नहीं होगा, आप आंसर कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। कम्युनिकेट किस से? एग्जामिनर के साथ, वो पढ़ता जाए, उसको मजा आता जाए। तो आज से यह आपकी जिम्मेदारी है सैटरडे वाले लेक्चर्स में। लेकिन मैं सारे टॉपिक समझाऊंगा, चूंकि आप तो बच्चे हैं ना, मैं हर चीज समझाऊंगा, हर चीज का नोट दूंगा। ये टॉपिक तो मैंने ऑलमोस्ट खत्म ही कर दिया। फिर इसके बाद प्रीलिम्स के लिए हम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक संस्था के बारे में, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली के बारे में। ठीक है ना? अभी जिसका एक सम्मेलन हुआ है नैरोबी में, तो इसके बारे में प्रीलिम्स के लिए पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। मजा आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। जंगल की आग पर भारत ने कुछ सुझाव दिया है कि जो जंगलों में आग लग जा रही, उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको इसने स्वीकार कर लिया है। तो जंगल की आग आप सबको पता है, गर्मियों में डेली एक आर्टिकल रहता है कि नहीं रहता बच्चों। तो अब जंगल की आग पर भारत ने एक प्रपोजल दिया है, उसको इस संस्था ने अडॉप्ट कर लिया। तो यह संस्था कौन सी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो गई कि नहीं? अब आ जाएगा तो होगा कि ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट से था, सब करंट से है। ठीक है? तो ये हो गया आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। और फिर इसके बाद कोल सेतु। अब जो कोयले की माइनिंग का की नीलामी होगी, इसके थ्रू होगी कोल सेतु फॉर ऑक्शन ऑफ फ्यूल लिंकेज सन्स एंड यूज कर्व्स गेट कैबिनेट नोड। तो ये कोल सेतु क्या है, फॉर प्रीलिम्स हम लोग बहुत बढ़िया से
बहुत बढ़िया कंटेंट दिया हूं, मजा आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बाकी अब ये से भैया मेंटरशिप जिंदाबाद है, और मेंटरशिप एकमात्र सत्य है। इसको आप जब समझ गए, मैं फिर कह रहा हूं, आप 19,000 की एक महीने के लिए केवल 19,000 का आपस में चंदा लगा करके वो चैट जीपीटी प्रो लेकर के देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि मेंटरशिप कितना आसान है और कितना बेहतर ढंग से अब आपको, लेकिन हाँ स्किल्ड अगर नहीं है तो फिर उसका यूज नहीं कर पाएगा, वो पैसा डूब जाएगा, बेकार जाएगा। क्या है, समझ में आया? तो चाहे आईएएस हो, और चाहे आईएएस का तो कंप्लीट प्री मेंस इंटरव्यू, स्टेट पीसीएस का ओनली मेंस, क्योंकि मेंस मेरा स्ट्रांग है, तो इसमें आपको कभी डर नहीं लगेगा कि यार मेंटरशिप में क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। सुनील अभिव्यक्ति मिला तो सारा सब्जेक्ट मिल गया। मेंस में मैं सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, और जब आप अकेले सारा मेंस लिख सकते हैं तो आपको अकेले कोई क्यों नहीं पढ़ा सकता, जो इस मेंस को निकाल करके इंटरव्यू दिया हुआ इसी फील्ड का स्टूडेंट है और आप टीचर है। ठीक है, तो इसलिए इसको आपको देखना होगा, और रिजल्ट भी रेगुलर ही हो रहे हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, और पर्सनल मेंटरशिप इसमें है, प्लस क्लासरूम भी है, याद रखेंगे। अब आप कहेंगे सर क्लासरूम कैसे? अरे अगर आप मान लीजिए बिहार पीसीएस, यूपी पीसीएस या किसी भी पीसीएस में ऐसे आपको लिखना नहीं आ रहा, जब आप मेंटरशिप में आएंगे तो आपको ऐसे की क्लास मेरी यहाँ है वो आपको मिल जाएगी, आप पढ़ेंगे, फिर हम व्हाट्सएप पे मेंटरशिप देंगे। तो ये एक बड़ी चीज है, इसको जरूर आप लोग कंसिडर करेंगे। चलिए, और अब देखो बेटा, दो तीन चीजें हैं जो आज हिंदू और बिजनेस लाइन में नहीं आई हैं, ये भी आपको दिखा देता हूं, जरा 1 मिनट के लिए देखिए तैयारी क्या होती है। यानी अब कुछ चीजें हैं जो आज हिंदू इंडियन एक्सप्रेस में नहीं आई। अब मैं जहां पर बैठता हूं वहां पर मैंने आपको बताया था अखबार आते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया। तो जो हिंदू में नहीं आए वो देखिए कैसे, हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया से ये मैंने निकाला है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, भारत सरकार ये आज का है, नरेगा पर एक पॉलिसी लाने जा रही है। फिर इसके बाद आप देखें दूसरी न्यूज, कैबिनेट ने क्लियर कर दिया है शांति बिल टू ओपन न्यूक्लियर पावर टू प्राइवेट सेक्टर्स, आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मनरेगा रिफॉर्म ये वाला है, ठीक है, और ये वाला वही प्राइवेट सेक्टर वाला। तो अब आप देख सकते हैं, एक ये टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया, ठीक है, और ये ले लिया गवर्नमेंट अप्रूव 125 डे रूरल जॉब बिल टू रिप्लेस मनरेगा, ये भी आपको देख सकते हैं दे दिया गया। फिर एक बिल आया हायर एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, आप देख सकते हैं, ये भी आपको, और ये भी मैंने बना लिया है, लेकिन चूंकि मैं इसको टीम को नहीं दे पाया, ये अभी जहां पर मैं बैठता हूं तो वहां से मैंने ये लिया है बाहर कहीं पर। तो अब ये ऑब्वियस है, हल्का सा हिंट कर दूंगा, बाकी तो हर जगह मेरी निगाह है। और 1 जनवरी से आप सबको अच्छे से पता है मेरे प्यारे बच्चों कि इकोनॉमिक टाइम्स भी, क्योंकि अब इकोनॉमिक सर्वे और बजट अब चर्चा स्टार्ट हो चुकी है, सभी अखबारों में हल्का हल्का आने लग गया है। तो 1 जनवरी से यानी नए साल से इकोनॉमिक टाइम्स न्यूज़पेपर का जो प्रीलिम्स के लिए मसाला है वो देने लगूंगा, जो मैंने 3 महीना पहले स्टार्ट किया था, फिर रोक दिया क्योंकि रिपीट होने लगा। मैंने कहा बेकार है, बच्चे बोर हो जाएंगे। तो 1 तारीख से वो भी स्टार्ट कर दूंगा, तो और उसको भी फरवरी तक ही चलाऊंगा, क्योंकि 1 तारीख से लेकर के फरवरी के एंड तक जैसे ही सर्वे वर्वे आया सब कुछ आ चुका होगा, उससे फिर वही चीजें बार बार रिपीट होती। तो हर चीज के लिए मैं तैयार बैठा हूं, याद रखें। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो चलिए एक बार पीडीएफ अपलोड कर दूं फटाफट आप लोग, और समय लगेगा बेटा, तैयारी में समय लगता है। तैयारी में हमेशा समय लगता है, आपको समय देना पड़ेगा। तो आज क्या सभी लोग तैयार हैं अपने मन से इस टॉपिक को करने को पीडीएफ के थ्रू? और जो नहीं समझ में आएगा वो मंडे की क्लास में अपन लोग दौड़ाएंगे घोड़ा।
सभी तैयार? एक बार सब लिखो यार, क्लास भरी होती है, कमेंट 600 बच्चे क्लास में होते हो आप लोग एक साथ, लेकिन रिप्लाई करते हो 10 लोग। ये अच्छी बात ना है बच्चों। अरे बेटा राजपूत आरती सिंह, तुम लोग एकदम समझदार नहीं हो क्या? इतनी पुरानी स्टूडेंट कह रही है कि सर शाम को ही अब क्लास होगी क्या? अरे सर, क्या मैं पागल हो जाऊंगा यार, फिर शाम को? अच्छा तुम लोग मुझे लगता है इसलिए लिखते हो कि सर एक बार मेरा नाम ले लें। समझ रहा हूं। एक ही दिन शाम को होती बेटा, सैटरडे को शाम को 4 बजे, चूंकि वो यूपीएससी कॉम्बैट। मैं चाहता हूं कि सुबह सुबह आप आंसर लिखो, नहीं तो अगर सुबह ही क्लास ले लूंगा तो आप लिखोगे कहां? आपके पास टाइम कहां है? तो कंटेंट आपके सामने है बेटा, सारा देख सकते हैं आप। ठीक है, 2 टॉपिक जो हैं वो बाद में दूंगा, जो अलग अलग अखबारों के हैं। ठीक है, किस किस पेपर से हैं? तो कैबिनेट ने बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दी है। ठीक है बेटा, तो आप इसको पढ़िएगा। और वाटरशेड मूवमेंट क्या है वो सब मैंने समझा है, यानी बहुत बड़ा बदलाव। जीएस पेपर किस किस में आएगा, सारा सिलेबस मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस कर दिया, किस निबंध में आएगा, पूरा कंटेंट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, मंडे को आप तभी मजा आएगा जब आऊं सुबह सुबह 9 बजे क्लास में एकदम। सर ये एक पॉइंट था समझ में नहीं आया, कमेंट लिखो। कमेंट जब सबका नाम पढ़ता हो तो कमेंट। संदर्भ और पृष्ठभूमि। ठीक है, बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कब कब कितना? पहले 26% था, फिर 49 हुआ, फिर 74 हुआ, फिर 100 हुआ। एवरीथिंग। भारत ने बीमा उदारीकरण में धीमी गति क्यों अपनाई? बीमा की पहुंच मूल समस्या कैसे है? भारत में बीमा की पहुंच कम क्यों है? 100% एफडीआई, इस सुधार का क्या अर्थ है? कंटेंट देख रहे हो कितना सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इरडा की क्या इसमें भूमिका है? बीमा को नियमित अ, बीमा बीमा की नियामकीय जो बॉडी है। 100% एफडीआई के जोखिम और चुनौतियां भी हो सकते हैं, वो क्या क्या है? ठीक है बच्चे, मंत्रिमंडल ने और भी बहुत सारे बिल देख सकते हैं, ये भी पारित किए, इनका भी जिक्र आ गया है यहीं पर जो मैंने आपको दिया है। ठीक है ना, मनरेगा का नाम बदलकर। क्लियर है? तो ये भी दे दिया गया है। बीमा सुधार के आर्थिक निहितार्थ क्या है, निष्कर्ष क्या है। ठीक है, चूंकि टॉपिक फिर एक
मॉडल क्वेश्चन भी है कि बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति देना भारत के बीमा परिदृश्य के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। इस कथन का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब देखिए एक महत्वपूर्ण मोड़ क्यों है, अब आपको कहीं से परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब आता है दुनिया भर में एक्सपोर्ट करने के लिए सही जगह, जो मैंने आपको बताया क्यों है, क्योंकि मेक इन इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का जो शिफ्ट इंडिया की तरफ हो रहा है, चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, किस किस सिलेबस के पार्ट से है, ये सारी चीजें आपको अभी मैंने बता ही दी हैं। ठीक है ना, तो सर्विस सेक्टर पर ये सारे प्रश्न हैं। अब इनको आप क्या करेंगे, बढ़िया से एक बार पढ़ लेंगे इनका पूरा इंटरव्यू। रॉकवेल ऑटोमेशन की वैश्विक रणनीति में भारत की भूमिका, तो वो सारी चीजें उन्होंने बताई। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस है, मैंने आपको विस्तार से बताया। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न कि ग्लोबल सप्लाई चेन के पुनर्गठन के संदर्भ में भारत एक वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। हाल के घटनाक्रमों के आलोक में इस परिवर्तन को संचालित करने वाले कारकों का विश्लेषण करें और भारत के औद्योगिक विकास के लिए इसके महत्व पर चर्चा करें। यानी वो इंटरव्यू नहीं भी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन ही पूरे टॉपिक को क्लियर कर देगा। और टॉपिक क्लियर हो ना हो, फ्यूचर का प्रश्न मैंने यहां बना ही दिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, पंचायतें राजस्व बढ़ाने में सक्षम क्यों नहीं है, तो यह विस्तार से दे दिया गया है, देख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन महत्वपूर्ण संशोधन सिलेबस का पार्ट है और संशोधन में 73वां संविधान संशोधन, जीएस पेपर 2 पॉलिटी देख सकते हैं। स्थानीय स्तर पर शक्तियों यानी और वित्त का हस्तांतरण सीधा सीधा सिलेबस का पार्ट, इकोनॉमी के साथ भी ये जुड़ा हुआ है, सरकारी नीतियों के साथ इसका गहरा संबंध है। आप देख सकते हैं स्थानीय निकाय, और स्थानीय निकाय के सामने जो भी मुद्दे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे फंड का, यह प्रश्न भी उसी से है, यह प्रश्न भी उसी से है। पंचायतों के ऊपर आप देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इन प्रश्नों को समझने में भी मदद मिलेगी। पंचायतें अपना राजस्व बढ़ाने में असमर्थ क्यों है, परिचय एक एक चीज आप देख सकते हैं। फिर पंचायती राज संस्थाएं क्या होती हैं, इनके स्वयं के राजस्व के स्रोत क्या क्या होते हैं, संवैधानिक और कानूनी ढांचा इनका क्या है, देख सकते हैं। हर एक अनुच्छेद, हर एक कानून, पंचायत में पैसे की वर्तमान स्थिति, डेटा का एक चार्ट आपको दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, जो भी इनको इनके फाइनेंस का स्ट्रक्चर है पूरा दिया गया है। अब हम आगे का रास्ता यानी वे फॉरवर्ड की कैसे ये अपनी स्थिति मजबूत कर सकें। अब वही प्रश्न संविधान में राजकोषीय विकेंद्रीकरण का प्रावधान है, उसके बावजूद भारत में पंचायती राज संस्थाएं पर्याप्त स्वस्रोत राजस्व उत्पन्न करने में विफल रही हैं, यानी अपना खुद का फंड नहीं बना पा रही हैं। इसके कारणों का विश्लेषण कीजिए और पंचायत कैसे यह पैसा अपने लिए बना सके। उसका आंसर सीधा कम राजस्व क्यों है, पंचायत को वित्त को कैसे सुदृढ़ किया जाए, और निष्कर्ष तो यहां पर भी आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी। फिर पंचायती राज क्वेश्चन पर यानी ऑन सोर्स रेवेन्यू पर प्रश्न भी बना दिया गया, चूंकि ऐसे प्रश्न अभी तक आए नहीं हैं तो आपसे पूछे जा सकते हैं। कथन, कारण और सभी प्रकार के 3 प्रश्न, जैसा कि आपको प्रतिदिन मिलता है मेरे प्यारे बच्चों। जीडीपी असमानता और पब्लिक शिक्षा के बीच क्या संबंध है, वो मैंने आपको बहुत बढ़िया से बता दिया। सिलेबस भी बता दिया किस किस पार्ट से संबंधित है, स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधन मेरे प्यारे बच्चों। और बहुत सारे निबंधों का भी मैंने जिक्र कर दिया, मानव विकास, प्राथमिक सेवा, एजुकेशन, और पूरा का पूरा यानी वर्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट का यहाँ पर, ठीक है, का जिक्र। और पैसे का संकेंद्रण ये बहुत बारी हो चुका है, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं। प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद के माध्यम से परिलक्षित आर्थिक विकास में असमानता स्वतः कम नहीं होती। इस संदर्भ में उपयुक्त उदाहरणों के साथ असमानता और सार्वजनिक शिक्षा के बीच क्या संबंध है। अरे भाई, इसको वही एचआर वाला फार्मूला मेरा ज्यादा बेहतर होगा इस प्रश्न को हल करने में। यूएनईए ने जंगल की आग प्रबंधन पर भारत के प्रपोजल को मान लिया है, तो इसको हम ऑब्वियस है पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी देख सकते हैं। प्रीलिम्स के लिए इसमें विस्तार से पूरा कंटेंट दिया गया है आप सबको। ठीक है, क्या हुआ है, नैरोबी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत ने सफलतापूर्वक एक वैश्विक प्रस्ताव को पारित करने का नेतृत्व किया, जिसका शीर्षक था जंगल की आग के वैश्विक प्रबंधन को मजबूत करना, जिससे जंगल में आग ना लगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहां पर
जितने भी आग अभी हाल फिलहाल में लगी हुई हैं उन सब का डेटा मेरे प्यारे बच्चों, उनका इम्पैक्ट क्या होता है, भारत ने क्या प्रपोजल दिया है, वो सारी चीजें हैं। और फिर उसके बाद UNEA7 के बारे में आप देख सकते हैं, प्रश्न भी बन चुका है इस संस्था के बारे में, 3 प्रश्न जो आप प्रीलिम्स के लिए सॉल्व करेंगे। फिर कोल सेतु, ऑब्वियस है ये प्रीलिम्स के लिए है, तो कोल सेतु पर आपको कंटेंट भी दिया गया है। कोल सेतु क्या है देख सकते हैं, उसकी डेफिनेशन है। और प्रीलिम्स के प्रश्न आपको, और जो भी यहां समझ में नहीं आएगा आपको मुझे बताना है। तो कोल सेतु पॉलिसी पर आपको प्रीलिम्स के 3 प्रश्न भी बना दिए गए जिनकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी अब यूपीएससी एडिटोरियल कॉम्बैट जितने भी प्रश्न सुबह दिए गए थे उन सब का यहां पर संकलन, उसके बाद हर एक प्रश्न का आंसर यहां पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो जो भी आपने लिखा है, नहीं लिखा है, जैसे लिखा है तो आप मिलाइएगा कि कहां तक आपका आंसर इस कंटेंट के साथ है, और उसके अकॉर्डिंग कोई कॉपी चेक ना करे, आप अपनी कॉपी स्वयं चेक कर सकते हैं। यह निबंध भी एक दिया गया था, पूरा निबंध भी लिखा गया है। तो आई होप आप इसका आनंद लेंगे, और मंडे को हम लोग जब मिलेंगे तो चीजों को आप बेहतर ढंग से और समझेंगे। ठीक है बच्चों, क्लियर है? खूब मेहनत करिए। निशा प्रसाद कह रही है कि सर पहले एक ग्रुप था जिसमें XYZ करना था। मेरे बच्चे, पहले एक इकोनॉमिक कंडीशन भी अलग हुआ करती थी, तो 5-6 लोगों की टीम काम करती थी। अब वैसी स्थिति नहीं है ना, ठीक है? पहले मैं अनअकैडमी पे था तब ये सारी चीजें होती थी बिकॉज ऑफ द मनी। अब नहीं है तो नहीं पॉसिबल है। 5 लोगों को रखूंगा तो उनको पैसे कहां से दूंगा? ठीक है बच्चों, बाकी पर्सनल मेंटरशिप आपके सामने है। टेस्ट सीरीज जो भी बच्चे मिस कर रहे हैं, मेरी टेस्ट सीरीज कभी मिस मत करिएगा। बाकी प्रीलिम्स में समस्या है तो मेंटरशिप में आइए, क्योंकि प्रीलिम्स फेल तो सब कुछ फेल, सालों की मेहनत बेकार। ठीक है, ये हमारा फोन नंबर और हमारा लर्निंग ऐप, आप हमारी टीम के साथ कनेक्ट होकर के आप करते हैं, और जिनको भी पर्सनल मेंटरशिप चाहिए होती है आप इस नंबर से कनेक्ट होंगे, फिर मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाता हूं। थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद। इसको पढ़ लीजिएगा, अभी तुरंत खत्म करिएगा, ठीक है? और खूब मेहनत करना है। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। समय आएगा, समय आएगा, पक्का आएगा।